Good morning students, this is Lalchandra Yadav, your safety teacher. Welcome to all in your class. Dear students, as you know, we are reading the second chapter of the political science, Federalism, and in this chapter we have covered some important topics such as the definition of the federalism, the features of the federalism, and we had also discussed about the types of the federations, and in last video we had discussed about a very important question, and that was how can we say that India is a federal country. Dear students, today we will discuss about another very important topic, and that is how the फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फेडरलिज्म भारत में किस प्रकार से कार्य करता है, अर्थात ये जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम बनाया गया वो किस बेसिस पे बनाया गया। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में पहले ही बताया था कि हर कंट्री जो होती हैं अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो होती हैं वो फेडरेशन को बनाती हैं, फेडरल गवर्नमेंट को बनाती हैं, अर्थात पावर को क्या करती हैं, शेयर करती हैं, और बहुत हद तक इसी पे क्या करती है, सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि कोई कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री के रूप में सफल है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल्स दैट आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। देयर आर मेनी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, बट एज ए टीचर्स आई हैव गॉट द सक्सेस और नॉट, यानी कि एक टीचर के रूप में मैंने सफलता पाई है कि नहीं पाई है, दैट इज द अनदर मैटर। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो वो कह सकते हैं कि दे आर क्रिकेटर्स, कि वो क्या कह सकते हैं कि वो क्रिकेटर है। बहुत सारे लोग सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग का शौक है तो वो कह सकते हैं कि दे आर सिंगर्स। कुछ लोगों को डांस का शौक है तो वो क्या कह सकते हैं कि दे आर डांसर्स। लेकिन आप कंपेयर करिए अपने को कि जब आप अपने को एक क्रिकेटर कहते हैं तो आप भी क्रिकेटर हैं, एंड विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी एंड सम अदर वेरी प्रोमिनेंट नेम ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड, और दूसरे बहुत सारे क्रिकेट वर्ल्ड के नाम लिए जा सकते हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, एबी डिविलियर्स। सो यू कैन सी दैट एज ए क्रिकेटर्स दे हैड गॉट द सक्सेस, सो एक्चुअली दे आर proved that they are cricketer, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो क्रिकेटर हैं। And there are the many federal countries, ऐसी बहुत सारी फेडरल कंट्रियां हैं, but some countries have adopted the features of the federalism so well that they got the success as a federal countries, and they can say that really they are a federal country। वो वास्तव में कह सकते हैं कि वो फेडरल कंट्रियां हैं, हम उनको फेडरल कंट्री के रूप में जानते हैं। एंड ऑन द अदर साइड देयर आर द मेनी कंट्रीज हु आर नॉमिनली फेडरल कंट्री, क्योंकि वो केवल कहने की फेडरल कंट्रियां हैं, अर्थात फेडरल कंट्री के रूप में उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली हुई है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया आपका ना कि बेस ऑफ द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, यानी व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म को सफल होने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो हमारा आंसर होता है कि देयर मस्ट बी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि फेडरलिज्म के रिगार्डिंग यानी फेडरल के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए, संवैधानिक जो होता है उस पर नियम कानून होने चाहिए, तभी जो है वो क्या होगा कि एक फेडरल कंट्री के रूप में सफल हो पाएगी, तभी वो रियली में क्या होगी, एक फेडरल कंट्री होगी। But dear students, only the provision of the constitutions are not enough for the success of the federalism, लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन ही जो है वो सफल नहीं कर सकता फेडरल को। You can see there are the many countries who have a provision in their constitution of a federal country, जिनमें क्या है कि फेडरल कंट्री का प्रोविजन है, but they have not got the success like श्रीलंका, उन्होंने सफलता नहीं पाई। जैसे कि आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा कि श्रीलंका ने क्या किया कि पावर को जो है वो विजडमली डिवाइड नहीं किया। जब तक हम विजडमली डिवाइड नहीं करते हैं पावर को, मीन्स ऑल द थिंग्स आर वी कैन से दैट द सक्सेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द फेडरेशंस डिपेंड्स ऑन द लीडर्स, हाउ दे टेक द डिसीजन, वो कैसे डिसीजन लेते हैं। बहुत हद तक
जो फेडरल कंट्रियाँ हैं उनकी सफलता इसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट, अबाउट द इंडियन लीडर्स, व्हाट डिसीजंस एंड व्हाट चेंजेस दे हैड मेड फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरल कंट्री, कि भारत एक फेडरल कंट्री के रूप में सफल हो पाए, उसके बारे में हमारे नेताओं ने, हमारे लीडर्स ने क्या डिसीजन लिए, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में बहुत सारे राज्य बनाए गए हैं। अब वो राज्य किस बेसिस पे बनाए गए हैं, यानी जो राज्य बनाने का मतलब क्या हो गया, पावर को क्या करना, शेयर करना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो पूरी इंटायर कंट्री को गवर्न करती थी, अब वो क्या कर रही है कि कुछ स्टेट्स बना रही है और कुछ पावर इंडिपेंडेंटली स्टेट को क्या कर रही है, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनको क्या कर चुकी है, दे रही है। तो जो ये स्टेट बनाए जा रहे हैं उनके स्टेट बनाने के कुछ बेसिस होते हैं। तो एक तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट क्रिएट किए गए इंडिया में, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट हमारे यहाँ क्रिएट किए गए हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यू कैन से दैट द पीपल्स हु स्पीक द मलयालम दे लिव इन केरला, वो केरला में रहते हैं, यानी जो मलयालम बोलते हैं उनके लिए क्या बना दिया गया, केरला बना दिया गया। द पीपल हु स्पीक्स द गुजराती, फॉर देम द गुजरात स्टेट हैड बीन फॉर्म, उनके लिए क्या किया गया, गुजरात स्टेट बनाया गया। द पीपल हु स्पीक द तमिल्स, फॉर देम द तमिल स्टेट हैड बीन क्रिएटेड। देयर आर द मेनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे जो मराठी बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र, जो तमिल बोलते हैं उनके लिए आपने देखा क्या बनाया गया, तमिलनाडु। ऐसे ही जो मलयालम बोलते हैं उनके लिए क्या बनाया गया, केरला बनाया गया। जो कन्नड़ बोलते हैं कर्नाटका बनाया गया। तो बहुत से स्टेट हैं ऐसे जो किसकी बेसिस पे बनाए गए हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना 3 प्रैक्टिकल वेज की बात करेंगे इंडिया में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरल, यानी हमारी गवर्नमेंट ने वो 3 कौन से क्रूशियल डिसीजंस लिए जो हमारी फेडरल कंट्री के रूप में जो हमको सफलता मिल पाई। तो पहला तो हो गया आपका लिंग्विस्टिक स्टेट। हम पहले डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में। ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स आपके हैं, linguistic state means the states which are created on the basis of the language, ऐसे स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे क्या किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्रिएशन ऑफ द स्टेट वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। जो स्टेटों का क्रिएशन था, जो स्टेट को बनाना था किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वाज द फर्स्ट मेजर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेजर चैलेंज था, मेजर एग्जाम था, मेजर टेस्ट था। किसके लिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, कि कैसे हम लिंग्विस्टिक स्टेट बनाएं कि लोग क्या उसमें सेटिस्फाई हो सकें, यानी हम कैसे पावर को डिवाइड करें स्टेट में, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कि लोग क्या कर सकें, सेटिस्फाई हों और इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, दंगे फसाद ना हो। क्योंकि भारत पहले भी 1947 में रिलीजन के बेसिस पे जो पार्टीशन भारत पाकिस्तान का हुआ, उसमें बहुत खून खराबा देख चुका था, बहुत ज़्यादा भारत के पास एक कड़वी यादें उससे जुड़ी हुई थी। तो हमारे लीडर क्या थे, बहुत सावधान थे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द 1947 आप जानते हैं कि जो जर्नी है डेमोक्रेटिक कंट्री की, यानी हमारा जो देश आजाद हुआ वो 1947 से लेकर के अब अगर हम बात करें 2006 की आपकी बुक में, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तब से लेकर के यानी फ्रॉम 1947, आप नाम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1947 to 2006, तो मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव बीन वैनिश्ड। बहुत सारे हमारे जो पुराने स्टेट्स थे वो क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। बहुत सारे पुराने स्टेटों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नहीं वो जैसे आपने देखिए कुछ नाम आपने सुना होगा, पहले आपने पढ़ा होगा क्लास जो आपने 6 में पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़ा, इसलिए आपने 6 में पढ़ा होगा। बहुत सारे आप वहाँ जनपदों का नाम सुन रहे थे, जैसे अंग था, मगध था, आपने सुना होगा ये सब।
अवध प्रांत, जो हमारा यूनाइटेड प्रोविंस था यानी संयुक्त प्रांत जो बना हुआ था, ये सब के क्या कर दिए गए, जो ओल्ड स्टेट्स थे इनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इनके स्थान पर क्या किए गए, कुछ नए स्टेट्स क्रिएट किए गए। तो कुछ चेंजेज आए फ्रॉम 1947 to 2006, the several changes we can notice on the in the states, स्टेट में क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस नोटिस कर सकते हैं, कुछ नए स्टेट बनाए गए, सेकंड न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, कुछ नए स्टेट बनाए गए। और क्या किया गया कि नेम, उसके नेम बदल दिए गए, उसकी बाउंड्रियां चेंज, एरिया चेंज की गई, उसकी बाउंड्री चेंज कर दी गई। ये सब जो है ना चेंज कर दिए गए। जब आप देखेंगे 1947 में तो हमारे यहाँ पे नियरली केवल 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, और आज आप देख सकते हैं कि आपके पास 29 स्टेट्स हैं और 7 क्या है आपके पास यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बहुत सारे नए जो हैं स्टेट बनाए गए, उनकी बाउंड्रियाँ चेंज हो गई। जब नए स्टेट बनाए गए तो जो पुराने स्टेट थे उन्हीं में से वो अलग होकर के बने गए। तो ये तो क्लियर है कि जो बाउंड्री है, जो एरिया हो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जो काम किए गए यानी जो बहुत सारे ओल्ड स्टेट वैनिस्ट किए गए, अर्थात मतलब समाप्त कर दिए गए, जो कुछ नए स्टेट बनाए गए और कुछ के नेम चेंज कर दिए गए, कुछ की एरिया चेंज कर दी गई, कुछ की बाउंड्री चेंज कर दी गई, ये कुछ बेसिस पे हुआ था। इसके पीछे कोई ना कोई क्या रखा गया था, कोई बेस था। वो बेस क्या था कि सबसे पहला बेस था कि जो स्टेट हमारे यहाँ क्रिएट किए गए किस बेसिस पे किए गए, लिंग्विस्टिक स्टेट यानी इसके बेसिस पे क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए, तो जो स्टेट आपके लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए, ये बहुत सारे स्टेट का मैंने नाम गिनाया आपको, केवल लैंग्वेज के बेस पे ही जो सर्कल बाउंड्रियाँ वो चेंज नहीं की गई, कुछ और भी आधार दिए गए, कुछ और भी बेस दिए गए। जैसे कि आपने लैंग्वेज देखा, लैंग्वेज एक बेस था। दूसरा कोई बेस क्या हो सकता है, कल्चर हो सकती है, कल्चर के बेस पे उन्होंने चेंज करने का प्रयास किया। और क्या हो सकता है, कल्चर एथनिक ग्रुप्स के रूप में कर सकते हैं, यानी जो एथनिक्स ग्रुप थे यानी एथनिक कल्चर के ग्रुप्स में ले सकते हैं, एथनिक ग्रुप्स के बेसिस पे किया जा सकता है, और इसके बेसिस पे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी किया गया। क्या किया गया, हमारे यहाँ स्टेटों का क्रिएशन किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेम द स्टेट्स व्हिच आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो आप केरला का नाम ले सकते हैं, यानी आप केरला लिख सकते हैं, महाराष्ट्र लिख सकते हैं, गुजरात लिख सकते हैं, कर्नाटका लिख सकते हैं, तमिलनाडु लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि कल्चर के बेसिस पे कौन से स्टेट क्रिएट किए गए हैं, तो आप नागालैंड का नेम ले सकते हैं, जैसे कि द लैंड ऑफ नागालैंड, जो नागाओं की लैंड है वही नागालैंड है। और इसी प्रकार से आप जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे जब जैसे देखेंगे कि आपका हिमाचल प्रदेश है, जो कि क्या है, मतलब कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसा कि इसका नाम ही है हिमाचल प्रदेश, यानी जो ये जो बर्फ से घिरा हुआ है, यानी जो हिम से घिरा हुआ है। हिम कहाँ है, ज़्यादातर बर्फ, जो हिम ज़्यादातर कहाँ पे है, पहाड़ों पर है, यानी जो बर्फ पड़ी हुई है वो कहाँ पे है, पहाड़ों पे है। आपका उत्तराखंड जो कि आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, जिसका नाम पहले उत्तरांचल था, वो भी किसके बेसिस पे किया गया है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, on the basis of the language, ethnics, composition and the geographical structure, the states have been created. कुछ स्टेट बनाए गए, कैसे बनाए गए स्टेट को बता रहे हैं कि बहुत सारे पुराने स्टेट जो है वो खत्म कर दिए गए, कुछ नए स्टेट्स बनाए गए, कुछ की एरिया चेंज की गई और कुछ की क्या कर दी गई, बाउंड्री चेंज कर दी गई। When they were creating these states,
द लीडर्स वेयर फियर्ड, ये लोग बहुत डरे हुए थे। तो 1947 में देखेंगे हम ना, तो कोई नए स्टेट क्रिएट नहीं किए जा रहे थे। एक्चुअली जो क्रिएशन का काम हुआ स्टेटों का बहुत तेजी से, वो 1956 में स्टार्ट हुआ, जब क्या बन गई हमारे यहाँ पे मतलब कि लैंग्वेज की स्टेट पे, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनाने के लिए कमेटी फॉर्म की गई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को हेड बनाया गया था। ये सब आप पढ़ चुके होंगे पहले। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए वो कहते हैं ना कि मतलब कि भारत में जो एकीकरण के यानी इंटीग्रेशन के जो फादर हैं वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करने में, बनाने में। Our leaders were clear that if they will be divided the state on the basis of the language for the sometime after the sometimes those peoples will also be those peoples may also be demand as a separate country, वो ये मांग कर सकते हैं कि उनको अलग देश ही बना दिया जाए, इसलिए वो काफी डरे हुए थे। बट the experience of the creation of the states on the basis of the language and the culture was very successful, इसका was very good, यानी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो परिणाम रहा जो क्रिएशन करने का, वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। क्यों रहा? आफ्टर क्रिएटिंग द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, नाउ द पीपल्स आर शेयर देयर कॉमन कल्चर्स वन अनदर्स वेरी इजीली एंड द गवर्नमेंट कैन एडमिनिस्ट्रेट द पीपल्स मोर इफेक्टिवली देन द earlier, पहले की अपेक्षा वो है ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट गवर्न कर सकती थी। यानी कि अगर पूछता है आपसे कि what are the benefits of the linguistic states, then you can say that कि the linguistic states help to accommodate the regional diversities and they promote to the unity of the country. It makes the administrations more effective or more easy. ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बनाते हैं, बहुत ही आसान बना देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी एक जो हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट यानी जो स्टेट का फॉर्मेशन था किसके बेसिस पे था, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे। अर्थात हमने ये देखा कि जो हमारे यहाँ पे स्टेट को फॉर्म करने की पॉलिसी थी उसका बेस क्या था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वाज द लैंग्वेज, यानी हम क्या करेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट वेयर द पॉलिसी ऑफ आवर इंडियन लीडर्स बिहाइंड द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के पीछे हमारी क्या स्ट्रेटजी थी, हमारे लीडर्स की क्या स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने जो हमारी कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कि कोई नेशनल लैंग्वेज होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो उसके पीछे क्या रीजन होगा, नहीं होगी तो उसके पीछे क्या रीजन था। क्योंकि ये सारे जो मैटर्स थे वो काफ़ी क्रूशल थे, वो काफ़ी इफेक्ट करने वाले थे डायरेक्टली जनता को। तो इसके पीछे भी हम बात करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे हमारे लीडर्स ने, हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स ने क्या किया कि लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया, और अगर किसी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में अभी भी भारत में रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली हुई है तो क्यों नहीं मिली हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द some other very important policy of our Indian leaders which are proved as a boon for the success of the federal government या federation system या federal system। जो हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम सफल हुआ उसके पीछे दो और जो हमारी लीडर्स की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, जो बहुत अच्छी सोची समझी नीति थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी माने हमारे यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की गई। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट देयर आर नॉट एनी नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी, मेनी स्टूडेंट्स नो दैट हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज, बट फॉर योर नॉलेज दैट देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है प्यारे बच्चों। उसके पीछे का रीजन हम आपको बता रहे हैं क्या है कि देयर आर द मेनी पीपल्स हु स्पीक द हिंदी बट स्टिल दे आर ओनली 40% पीपल्स। यानी बहुत सारे लोग आपको लगता है हिंदी बोलते हैं बट दे आर ओनली द 40%, हार्डली द 40%। अगर आप हिंदी और उससे जुड़ी हुई भाषाओं को भी जोड़ दें, यानी जो आपकी सब लैंग्वेज हिंदी की है, जैसे कि भोजपुरी है, अवधी है,
ब्रज है उसको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो कितने लोग बोलते हैं 40%। और कोई भी नेशनल लैंग्वेज बनने के लिए जो एक क्राइटेरिया होती है वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे लीडर चाहते भी नहीं थे कि हम किसी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दें, क्योंकि अगर वो किसी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देते तो जो और लैंग्वेज बोलने वाले थे, जो अदर लैंग्वेज बोलने वाले थे, जो हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोल रहे थे, जैसे कि अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, बहुत सारा भारत एक लिंग्विस्टिक स्टेट है। इसके पीछे चर्चा की जा चुकी है कि भारत एक लिंग्विस्टिक स्टेट से यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी थी वो लोग क्या फील करते, वो लोग अपने आप को एलाइनेटेड फील करते, जैसा कि श्रीलंका में तमिल्स ने फील किया था। आप देखेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ था, लैंग्वेज के बेसिस पे ही जो गवर्नमेंट का डिसीजन था एक को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए सिंघालाज को, तो वहाँ सिविल वार हो गया था। तो हमारे लीडर्स इस सब घटनाओं से क्या थे, पूरी तरह से अवेयर थे, पूरी तरह से वो लोग मतलब सावधानी अपना रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी पॉलिसी के पीछे, किसी डिसीजंस के पीछे बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर रीडिंग द लैंग्वेज पॉलिसी, हम लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई पूछना होगा कि व्हाट इज लैंग्वेज पॉलिसी, देन यू कैन से दैट लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ आवर leaders, our Indian leaders, our prominent leaders, our government to establish the language as a national language or not, or the official language। किसी भाषा को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए या कितनी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, ये सब के पीछे जो हमारे नेताओं की सोच थी वही क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी है। जिसमें आपको हमने बताया कि इंडिया में क्या है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, कोई भी हमारे यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है, उसके पीछे मैंने आपको बता दिया रीजन क्या था कि इफ आवर गवर्नमेंट गिव द प्रायोरिटी और द प्रमोट टू द एनी लैंग्वेज, अगर किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट करती थी तो द अदर लैंग्वेज पीपल्स, जो दूसरे लैंग्वेज को बोलने वाले थे, द अदर लैंग्वेज स्पीकर्स पीपल, जो दूसरे बोलने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, माइट बी फील एलाइनेटेड एंड दे माइट बी डिसइंटीग्रेट टू आवर कंट्री, और ये हमारे देश को क्या कर सकता था, बिखेर सकता था, अलग कर सकता था। हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आप जानते हैं कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी कि अगर हिंदी को छोड़ कर बात करें तो 21 है। यानी एक तो आपकी हिंदी है, हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेज, जो हमारी दूसरी लैंग्वेज है वो क्या है, और ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए आप हिंदी और 21 दूसरी जो हमारी भाषा है, जैसे कि कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, इतनी ज़्यादा भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा क्यों दिया गया? यू कैन सी दैट देयर आर द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में 22 जो है भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपने हिंदी के व्याकरण में भी इसको पढ़ा होगा, और आपने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, सिविक्स पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो भी इसके बारे में आपको बताया गया होगा आपके टीचर्स के द्वारा कि हिंदी को छोड़ करके 20 ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिसाइड्स हिंदी हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंडिया, या हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। तो आप लोग 22 पे टिक कर देंगे, और वो क्वेश्चन कहता है कि बिसाइड हिंदी को छोड़ करके, तो हिंदी को छोड़ करके कितनी है, 21 है। तो आप क्वेश्चन के जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेट है, उस पर भी ध्यान दिया करिए। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। क्वेश्चन रहता है बिसाइड हिंदी हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, वो 22 मार देते हैं। क्यों कह रहा है बिसाइड हिंदी, हिंदी को छोड़ करके, तो हिंदी को छोड़ के कितनी, 21, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेज। इतनी भाषाओं को देने का मतलब ये था कि सो दैट द स्टेट्स हु आर नॉट स्पीक द हिंदी, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, दे कुड नॉट फील दैट द हिंदी आर इम्पोजिंग ऑन देम, कि हिंदी उनके ऊपर क्या की जा रही है, इम्पोज की जा रही है, यानी उनके ऊपर थोपी जा रही है। हमारी गवर्नमेंट ने एक बार जो है इंग्लिश को
जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश ना इंडिया में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। वर्ल्ड के मतलब टॉप कंट्रियों में इसकी कर देती पॉपुलेशन हमारे यहाँ की अगर 1% लोग भी इंग्लिश बोलते हैं तो वो दुनिया के बहुत सारे देशों से काफ़ी आगे हो जाएंगे। तो जो इंडिया है वो भी क्या है कि ये बहुत बड़ा हमारे इंडिया का पोर्शन क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करता है। हम लोग का यूज कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी सब हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हिंदी जो हमारी है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेज भी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैंने बताया कि इसके पीछे की पॉलिसी गवर्नमेंट की ये थी कि कोई भी स्टेट ये ना फील करे कि कोई भी लैंग्वेज उनको क्या की जा रही है, इम्पोज की जा रही है। Although our government will try to promote the Hindi language, but the government will not make the any law, any provisions which is imposed the Hindi on the people who does not speak the Hindi, who do not speak the Hindi. ऐसे लोग जो हिंदी नहीं बोलते उनके ऊपर ये भाषा जो है इम्पोज नहीं की जाएगी। तो आपने इसको भी समझ लिया। तो ये जो मेजर बातें थी मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी थी उसके पीछे मैंने बता दिया कि द लैंग्वेज आवर लैंग्वेज पॉलिसी इज वेरी क्रूशल फॉर द टू अकोमोडेट द आवर डाइवर्सिटी। लैंग्वेज पॉलिसी इज वेरी क्रूशल टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन which language will be the national language or the official language, and the peoples react to the decision of the government, and then we can see that what is the reaction of the peoples. If they feel alienated or they feel that with them the government are not doing well, government उनके पीछे कुछ अच्छा नहीं कर रही है, government are going to discriminate their language, government उनकी language को discriminate करना चाहती है, then they will conflict to each other, वे एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, and then the social harmony cannot be established। तो social harmony जो है वो बनाई नहीं जा सकती है। इसी के नाते से हमारे यहाँ क्या नहीं दिया गया है, देयर आर नो ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, और जो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, किसी भी को भी हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास में क्या है, हिंदी है और 21 अदर लैंग्वेज है। अब हम एक और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमारे यहाँ कैसे रहे हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम सक्सेस है कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर नॉलेज आई वांट टू से दैट we are reading about a very important question, and that is what are the elements for the success of the federal system। जो फेडरल सिस्टम है उसको सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए कि यानी जो सफलता डिपेंड करती है कि वहाँ की लिंग्विस्टिक पॉलिसी कैसी है, वहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी कैसी है, और वहाँ के सेंट्रल स्टेट के रिलेशन कैसे है। अभी सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें भी क्या है कि पावर को अच्छी तरीके से जो है वो क्या किया जाना चाहिए, शेयर किया जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। इसके पीछे एक स्टोरी आपको हम बताते हैं कि when our country became independent in 1947, then from 1947 to almost 1990s the Congress had ruled over India। आप जान सकते हैं कि 1947 से लेकर के लगभग 1990 तक कांग्रेस ने पूरे देश में शासन किया, यानी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, तो उसे पावर शेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं फील हुई। अब आफ्टर 1990 द पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस एमंग द पीपल्स हैड डिक्रीज्ड, सर्टेन न्यू पार्टीज हैड इमर्ज्ड हु हैव रेज्ड द इश्यूज ऑफ द पीपल्स मोर इफेक्टिवली देन द कांग्रेस। कुछ नई नई पार्टियां आई जिन्होंने जनता के विश्वास को जीता, और फिर कुछ स्टेट्स में जो है नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी, नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। अभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत कांग्रेस के लिए नहीं कि कांग्रेस सोचती थी कि हम तो इंटायर कंट्री में हैं, अगर एक स्टेट में नहीं भी हैं तो व्हाट दे कैन डू, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो ये लोग जो होते थे क्या करते थे, अपनी पावर का जो जिनके पास पावर ज़्यादा थी उनके पास जो है वो आप जान रहे हैं कि पूरी कंट्री में रूल कर रहे हैं, तो जो भी लॉ बनाना होगा जिसको भी चाहेंगे वो बना लेंगे, कानून बना लेंगे, जिस तरीके से रेवेन्यूज को शेयर करना होगा वैसे ही कर लेंगे। तो फिर देयर बाद तो नॉमिनल फेडरल कंट्री है, तो क्यों नॉमिनल फेडरल कंट्री हो गई, यानी पावर जो है वो क्या नहीं की गई है, ऑन पेपर इट है
कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है, लेकिन अब इस प्रोविजन को जो ताकतवर व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अनदेखा कर दे रहा है, बड़ी मतलब क्लेवरली उसको क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। बट आफ्टर 1990 in the certain states the several non-Congress parties had been established as a government, जब गवर्नमेंट के रूप में वहाँ पे established हो गई, नई गवर्नमेंट बन गई वहाँ पे। अब धीरे धीरे ना पूरी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट में now it was very difficult for the single parties to get the majority। धीरे धीरे ना बहुत सारी पार्टियां जब इमर्ज हो गई तो वोट बैंक यानी जो वोट थे लोगों के वो क्या होने लगे, डिफरेंट पार्टियों में शेयर होने लगे। और आप जानते ही हैं कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए उसे क्या करना होता है, जो होती है वो मतलब कि उसे मेजॉरिटी सीट जीतनी होती है, उसको जो होता है बहुमत जिसको कहते हैं, बहुमत पाना होता है। जितनी सीट होती है उसके आधे से एक सीट ज़्यादा, यानी अगर 270 प्लस सीट कोई भी जीतेगा तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाएगा अपने बलबूते पे। आपने सब पढ़ा होगा, आप पहले से भी जानते हैं। तो अब जब डिफरेंट पार्टियां होने लगी तो डिफरेंट पार्टियों में सीटें जो होती हैं वो डिवाइड होने लगी। नॉट अ सिंगल पार्टी नाउ एबल्स टू मेक द गवर्नमेंट। तब जाकर के कौन सी गवर्नमेंट बनना शुरू हुई, एक नई प्रकार की गवर्नमेंट बनना शुरू हुई, और उसे हम किस गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। एक बार आप कोलिजन गवर्नमेंट की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, COALITION। कोलिजन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। अब जब गठबंधन की सरकारें बनने लगी तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है गठबंधन की है, नाउ दे आर फोर्स्ड टू शेयर द पावर टू द अदर पार्टी, बिकॉज इफ दे विल नॉट बी शेयर द पावर्स इक्वली और एज डायरेक्टेड देन द अदर पार्टीज विल टेक द सपोर्ट। और सपोर्ट ले लेगा तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, जो है वो अपना विश्वास खो देगी, जो उसका मतलब कि जो गवर्नमेंट बनी हुई सीटें कम हो जाएंगी, फिर वो गवर्नमेंट क्या होगी, गिर जाएगी। तो आपने ये समझ लिया ना, अगर इसको समझ लिया तो आप इस चीज को भी आसानी से लिख पाएंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैसे लिखना आपको आंसर, अब हम इसको आपको समझा देंगे एक बार कि द सक्सेस ऑफ द फेडरल सिस्टम इन एनी कंट्री आल्सो डिपेंड ऑन द रिलेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विद द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इन इंडिया फ्रॉम 1947 to 1990s there was a single party over almost entire country and that party was Congress. But after so the Congress within those periods can misuse their power and they had misused the power also। कोई कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियो को आप नोट करिए तो पता चला कि राहुल गांधी पास भेज दिए, उनके पास भेज दिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। कोई भी पावर में होगा तो चालाकी से डेमोक्रेटिक, चाहे आज बीजेपी ही क्यों ना पार्टी में ज़्यादा है, यानी आप देखते हैं कि बहुत जगहों पर उसकी गवर्नमेंट में या कोई और गवर्नमेंट बना ले, चाहे वो सपा हो, चाहे समझाने के लिए हम कह रहे हैं, आप मतलब पॉलिटिकल वे में मत लीजिएगा इसको। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, यानी फ्रॉम 1947 to 1990 there was the Congress party and the Congress parties had not shared the power into the state government as they should share according to the constitution। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में था, जैसे प्रकार से शेयर करना था वैसे शेयर उसने नहीं किया, अगर कहीं की दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी। बट आफ्टर 1990 the circumstances had been changed, certain new popularity, certain new regional parties got the popularity। कुछ नई रीजनल पार्टियों ने पॉपुलरिटी बताई, जैसे कि सपा है, बसपा है, और बाकी दूसरी पार्टियां, ममता बनर्जी की पार्टी देख सकते हैं, जेडीयू है, बहुत सारी पार्टी हैं। तो वो आप उन पार्टियों को देखेंगे कि इमर्ज होकर के आई। नाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मेजॉरिटी फॉर अ सिंगल पार्टी। अब कोई भी सिंगल पार्टी को जो है ना वो मेजॉरिटी मिल पाना, यानी प्रूव कर पाना जो था वो क्या है, मुश्किल हो गया। सो दे मेक्स देयर कोलिशन, तो उन्होंने क्या बनाया, अपना एक कोलिजन बनाया, यानी गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा। नाउ ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट्स द central government are forced to share the power because the central government knew well if they will not share the power then they will take their support and they could not be proved their majority, और फिर वो अपनी majority को prove
नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी प्रूव देयर मेजॉरिटी, प्रूव नहीं कर पाएंगे तो सरकार उसकी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। So dear students, we had covered the very important topic how is federalism practiced in India, कैसे ये प्रैक्टिस किया गया, कैसे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में लाया गया। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेसफुल फेडरेशन सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो कैसे इतना सफल हो पाया, उसके पीछे रीजन क्या था। तो उसके पीछे रीजन हमने बताया कि विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस our leaders had take some very important decisions very patiently, बहुत ही पेशेंटली उन्होंने लिया, very wisely, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लिया to get the success to the federal system, ताकि फेडरल सिस्टम क्या हो सके, सफल हो सके। and these decisions are the decisions regarding the linguistic policy, any linguistic states, language policy and the sector state relations. So dear students, I hope all the things are clear and you are able to understand to these topics. But if you are any doubts, any confusions, you can ask me. So this is all for today. Thank you so much for watching the video.